हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ एग्जाम वन। आज हम न्यूज इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 को। हम जानेंगे कि आखिर क्यों किसानों ने दोबारा से, आज उन्होंने कल अनाउंस किया था कि आज से वो दोबारा से जो उनका प्रोटेस्ट था दिल्ली चलो का, इसे वो कंटिन्यू करने वाले हैं। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि किसानों को ये चीज़ दोबारा कंटिन्यू करनी पड़ेगी, आज इसके बारे में डिटेल से जानेंगे हम। किसानों ने यहाँ पे, सरकार ने इनको ऑफर दिया था कि हम 5 जो और क्रॉप्स है उसके ऊपर हम एमएसपी आपको दे रहे हैं, लेकिन किसानों ने बोला है कि नहीं, हमें टोटल जितने भी 23 क्रॉप्स हैं इस लिस्ट के अंदर, उन सब के लिए हमें एमएसपी चाहिए ही चाहिए होगा। और यही बात है कि 4th राउंड टॉक होने के बाद भी हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं और किसानों ने ये चेतावनी जारी की है कि हम दोबारा से आज 21 फरवरी को दिल्ली के लिए कूच करेंगे। उन्होंने रिज्यूम करने का फैसला कर लिया। अब क्या है ये पूरा का पूरा मामला किसान फार्मर प्रोटेस्ट का, क्या है एमएसपी का पूरा खेल, ये आज हम देखते हैं, समझते हैं इन चीज़ों को। Why are thousands of farmer protesting in Delhi again? जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल फार्मर ने बोला था कि हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। देखो, द फार्मर्स ऑन मंडे रिजेक्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स न्यू प्लान फॉर द एमएसपी फॉर क्रॉप, सेइंग इट वाज नॉट इन देयर इंटरेस्ट। ये बोल रहे हैं कि हमारे काम का नहीं है, आप जो 5 चीज़ें ला रहे हो। अब 5 चीज़ों में प्रॉब्लम क्या है कि वो जो है कुछ चुने हुए चीज़ें हैं, जैसे पल्सेस वगैरह के ऊपर वो एमएसपी ला रहे हैं। और हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टेड होते हैं पंजाब हरियाणा के किसान या वेस्ट यूपी के किसान, इस रीजन में हम पल्सेस की खेती नहीं करते हैं, तो इसीलिए ये किसान बेसिकली इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं। आफ्टर रिजेक्टिंग द गवर्नमेंट प्रपोजल, द प्रोटेस्टिंग फार्मर सेड दे विल रिज्यूम देयर दिल्ली चलो मार्च ऑन मॉर्निंग ऑफ Feb 1। मतलब आज के दिन सुबह में इन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम दिल्ली चलो मार्च को हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। अब क्या डिमांड्स रहे हैं बेसिकली, अब वो देखेंगे इस पे। अब ये देखो, ये क्या कहता है, द फार्म बॉडीज आर डिमांडिंग अ लॉ गारंटिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो एमएसपी है वो बोल रहे हैं ऑल 23 क्रॉप, जैसा कि मैंने आपसे भी डिस्कस किया कि ऑल 23 जो क्रॉप्स हैं उन सब के ऊपर ये मांग कर रहे हैं, नोट जस्ट पल्सेस, मेज एंड कॉटन। अब इसके पीछे वजह आप समझो कि जो कॉटन है वो पंजाब के अंदर कॉटन को प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, और पल्सेस भी आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं पंजाब रीजन में, इसीलिए किसान इसको अपोज कर रहे हैं। दूसरा किसानों का पॉइंट क्या है कि स्वामीनाथन कमीशन को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। अब आगे हम जानेंगे कि क्या है स्वामीनाथन कमीशंस, क्या इसके रिकमेंडेशंस थे और क्या क्या किसानों की डिमांड है। किसान का ये कहना है कि 60 साल से ऊपर के जितने भी फार्मर्स हैं उनको पेंशन दिया जाए, और जो फार्म लेबरर्स को भी पेंशन दिया जाए। फार्म लेबरर्स बेसिकली वो होते हैं जो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं, वो काम करते हैं उन खेतों में। और ये बोल रहा है फार्म डेट वेवर, ये कंप्लीट जो हमारा केसीसी के अंदर जो हम किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन लेते हैं ना, ये बोल रहे उस लोन को आप कंप्लीट खत्म कर दो। और क्या डिमांड थे किसानों के, फार्मर्स आर डिमांडिंग जस्टिस फॉर विक्टिम ऑफ द लखीमपुरी खेरी वायलेंस। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब 2021 में ये स्टार्ट हुआ था किसान मूवमेंट उन 3 बिल को लेके, तो लखीमपुर खेरी में कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि लखीमपुर खेरी में जो वायलेंस हुआ था उसमें जिन किसानों की जान गई थी तो उनको कंपनसेशन चाहिए, उनको जस्टिस चाहिए, इसके बारे में ये बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते, अब बैकग्राउंड एक बार जानते हैं कि क्या है पूरा का पूरा फार्मर प्रोटेस्ट। आपको याद होगा कि 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट एक बिल लेके आई थी जिसके अंदर बेसिकली 3 लॉज बनाए गए थे। पहला था आपका द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, दूसरा था आपका द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट बिल, और तीसरा था आपका द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। अब इन 3 बिल को लेके इन्होंने
प्रोटेस्ट किए थे, जिसको लेके हमने देखा था दिल्ली बॉर्डर पे करीब 1 साल लंबा प्रोटेस्ट चला था। उसके बाद गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ा और इन बिल्स को रिवोक करना पड़ा था। अब हम जानेंगे अगले पार्ट में कि स्वामीनाथन कमीशन के रिपोर्ट क्या थे, क्या रिकमेंडेशंस थे स्वामीनाथन कमीशन के। तो स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट ये कहता है कि गवर्नमेंट को जो एमएसपी है वो एटलीस्ट 50% ज़्यादा देना चाहिए। किससे? C2 से। अब C2 क्या होता है? C2 जो होता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, जिसके अंदर हमारे कॉस्ट जो रेंटिंग कॉस्ट होती है। सपोज करो कि मैं एक लैंडलेस फार्मर हूँ, तो मैं रेंट पे कोई ज़मीन लूँगा खेती करने के लिए, तो वो रेंट भी इसमें इंक्लूडेड होगा। ये देखो लिखा है, इंक्लूड द इम्प्यूटस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द रेंट ऑफ लैंड दैट कॉल्ड C2। अब इनका यही है कि जितना हमारा इनपुट हम दे रहे हैं, जितना हमारा इन्वेस्टमेंट है, प्लस जो हमारा ये कॉस्ट है, जो रेंट है, इसके ऊपर से हमें 50% का रिटर्न चाहिए। अब गवर्नमेंट ये रिटर्न इसलिए नहीं दे पा रही क्योंकि इससे एक तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और दूसरा ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन हमारे गवर्नमेंट के ऊपर आ जाएगा। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया। हमने आपको स्टार्टिंग बताया था कि ये चौथा राउंड था बात करने का, जो कि संडे को लिया गया था, जिसमें बात नहीं बनी। सरकार ने बोला है कि वो एक 5 ईयर प्लान बनाएंगे जिसमें वो पल्सेस, मेज और कॉटन क्रॉप्स को प्रिक्योर करेंगे एमएसपी के ऊपर। लेकिन अब किसानों को ऑब्वियसली, अगर आप देख भी रहे हो किसान मूवमेंट को, तो जो मोस्टली है वो पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी के हैं, तो इस रीजन में ना ही कॉटन कल्टीवेट होता है। पल्सेस हमें थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली जो है व्हीट एंड पैडी के ऊपर है, तो इसीलिए इसको अपोज कर रहे हैं कि नहीं, अगर देना है तो ऑल 23 पे दो, वरना इस 5 पे हम नहीं ले जाएंगे। द गवर्नमेंट प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज लाइक। अब सरकार का कहना है कि वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसको प्रमोट करेगी। अब कौन कौन सा? नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया NCCF, नाफेड के बारे में आपने सुना होगा, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये सब जो है ये क्या करते हैं? खरीदने का काम करते हैं एमएसपी के ऊपर। अगर आप बिहार वाले रीजन में हो तो वहाँ पे, या मध्य प्रदेश में हो तो वहाँ पे पैक्स का सिस्टम चलता है, पैक्स के द्वारा प्रोक्योर किया जाता है। सरकार ये भी कह रही है कि इन 5 आइटम में अब कितनी भी क्वांटिटी में हमें दो, हम खरीदेंगे। लेकिन किसान अपनी बात पे यहाँ भी टिके हुए हैं। अब ये देखो, जो 5 हमने बात की थी, तो अभी फिलहाल ये टोटल ये 23 आइटम है जिस पे वो चाहते हैं कि इस पे हमें मिले। सरकार बोल रही है कॉटन पे ले लो आप, पल्सेस में बोल रहे हैं, और एक उन्होंने यहाँ पे ये मेज को ऐड किया। ये 3 अभी फिलहाल सरकार बोल रही है कि ऑलरेडी 2 तो हम पहले से कर ही रहे थे। स्पेशली पंजाब हरियाणा वाले रीजन में व्हीट और पैडी को तो हम प्रिक्योर कर ही रहे थे, तो इस रीजन में सरकार बोल रही है कि मेज और पल्सेस और रॉ कॉटन्स को हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि कौन डिटरमाइन करता है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है एमएसपी को। पहला फैक्टर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चेंज इन इनपुट प्राइस। ऑब्वियसली इनपुट प्राइस में चेंजेज हो गए तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। इनपुट आउटपुट प्राइस पैरिटी, बेसिकली ये रेशियो है। ये रेशियो ये दिखाता है कि हम कितना इनपुट डाल रहे हैं, कितना आउटपुट मिल रहा है। अगर आप 100 रुपये खर्च कर रहे हो तो आपको कम से कम 200 रुपये तो चाहिए यहाँ, तभी तो प्रॉफिट शो करोगे। डिमांड एंड सप्लाई, गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ा जो इनसिक्योरिटी है एमएसपी को लेके, वो यही है, डिमांड एंड सप्लाई। क्योंकि गवर्नमेंट को ये लगता है कि अगर डिमांड नहीं रहेगी, हम स्टोर बहुत सारा कर लेंगे तो वो तो सड़ जाएगा रखे रखे। इतने हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है नहीं कि हम इतने सारे फूड ग्रेन्स को स्टोर कर सके। इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी, इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट, ये आप देख लेना, ये बहुत सारे हैं। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि बट हाउ गवर्नमेंट सडनली ऑफर्ड एमएसपी ऑन अदर क्रॉप्स। अब ये पूछ रहा है कि लेकिन कैसे सरकार जो है सडनली ऑफर कर सकती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर सरकार ऐसे एमएसपी हर चीज़ को देने लगे
तो इतना ज़्यादा फिजिकल बर्डन बढ़ जाएगा कि वो उम्मीद से बाहर हो जाएगी। इसीलिए सरकार ने फिलहाल के लिए एक रिकमेंडेशन दिया कि हम एक 5 ईयर प्लान बनाते हैं। इसके अंदर हम बेसिकली 2 तो हम पहले से कर ही रहे थे, व्हीट और पैडी को। इसके अलावा जो 3 है इसको भी हम प्रोक्योर करने की कोशिश करेंगे साथ साथ। लेकिन अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि किसानों को समझना पड़ेगा। द पर्पस ऑफ द प्रपोजल ऑफ परचेस स्पेशली द इंटायर क्वांटिटीज ऑफ मसूर, उड़द, अरहर can not only be an effective way to break the vicious cycle of wheat paddy cultivation while also ensuring price support to the farmers who diversify away from these crops। सरकार का कहना है कि देखो आपको जो है ना वो फार्मिंग के पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि व्हीट और पैडी ये 2 चीज़ करते करते जो प्रॉब्लम क्या हो गया है कि पंजाब वाले रीजन में जो ग्राउंड वाटर है बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो गया। तो गवर्नमेंट को उसके बारे में भी सोचना पड़ता है। तो आपको पल्सेस को उसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर गवर्नमेंट के लिए ये चिंता का विषय बन जाता है। अब इंडिया का देखो जो पल्स का प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि पल्स को प्रोक्योर करे? क्योंकि बहुत बड़ा इशू है इंडिया के पास। अगर आप देखो कि चना और मूंग के अलावा बस ये 2 चीज़ें जिसमें हम सेल्फ सफिशिएंट है, इसके बाद बाकी जितने टाइप की हम दालें हैं उन सब का शॉर्टेज हो जाता है और हमें कहीं ना कहीं से उसको खरीदना पड़ता है। अब देखो जैसे कि इंडिया का एनुअल पल्स कंजम्पशन जो है एस्टिमेटेड एट अराउंड 23 लाख टन्स। अब देखो 23 लाख टन है, इतना दाल हम खाते हैं। अब देखो दाल ज़रूरी है क्योंकि हर दिन हमारे खाने के मेन्यू में दाल होता ही होता है किसी न किसी तरीके से। अब इंडिया कितना प्रोड्यूस कर पाता है? 15 to 16 लाख टन। तो ये जो 7 to 8 लाख टन्स का जो डिफिशियंसी हो रही है, ये देखो हम कहाँ से करते हैं। कनाडा से सिर्फ हमने 4.85 लाख टन लेंटिल हमने खरीदा। इंडिया देखो और कहाँ कहाँ से इंपोर्ट कर रहा है, म्यांमार से कर रहा है, मोजाम्बिक से कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया से कर रहा है, रसिया से कर रहा है। तो यहाँ पे सरकार का बेसिक पॉइंट ये है कि जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं ना वो हम आपसे खरीद लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पल्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन किसान जो है वो अपने कन्वेंशनल सोर्स के पीछे ही भाग रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको समझाया था कि जो फार्मर पंजाब वाले रीजन में है उनको किस तरह से बेनिफिट पहुंचाया जा सकता है एमएसपी के द्वारा। अब देखो सबसे ज़्यादा जो है स्वामीनाथन फार्मूला के बारे में हमने पढ़ाया था, आपको अभी बस समझाया था कि C2 + 50% की डिमांड करते हैं। इनका कहना है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है प्लस रेंट है प्लस 50% आपको चाहिए ही चाहिए, देनी पड़ेगी। और ये देखो सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट के साथ इशू है ना वो ये है लॉन्ग टर्म जो कंटिन्यू ये व्हीट और पैडी कल्टीवेट कर रहे हैं, इसकी वजह से एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर एंड रिड्यूसिंग द सॉइल फर्टिलिटी। मैंने आपको बोला था कि इस वजह से जो है वो ग्राउंड वाटर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है। ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत डाउन हो गया, सॉइल की फर्टिलिटी एक ही साइकिल को अगर आप कंटिन्यू करोगे तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज करेगा। और अगर आप पल्सेस को यहाँ पे डालते हो तो वो देखो नाइट्रोजेनस बैक्टीरिया उसके रूट्स में पाए जाते हैं, तो वो ऑब्वियसली सिंपल सा है कि वो फर्टिलिटी को मेंटेन करेगा, जो आपका नाइट्रोजन कंजम्पशन है उसे भी ये कम करेगा। ये क्या कह रहा है? पंजाब हैज बीन अनेबल टू ब्रेक आउट द wheat and paddy cycle due to heavy subsidies that encourage cultivation of these crops। अब देखो सरकार ने भी भारत उर्वरक के नाम से बनाया अभी, जिसमें भारत यूरिया, भारत पोटास, तो उसमें सब्सिडियाँ मिलती है। दूसरा यहाँ पे क्या है कि जो सोलर बेस्ड पंप्स हैं उसमें भी सब्सिडी मिलती है। तो ये देखो ड्यू टू हैवी पंपिंग ऑफ वाटर। तो इन सब वजहों से ना ये जो किसान है ये चाहते हैं कि व्हीट और पैडी के अलावा ये किसी और चीज़ में इन्वॉल्व ना हो। तो अभी तक का तो यही था, किसानों ने बात तो मानी नहीं और सरकार के से इनका फिलहाल जो है वो जो संडे को लास्ट मीटिंग हुई थी 4th मीटिंग, उसके बाद जो हमारे लीडर्स हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के जो लीडर हैं, इन्होंने यही बोला है कि ठीक है अगर आप नहीं मानोगे ऑल 23 प्रोडक्ट्स को लेके
तो हम 21 फरवरी को रिज्यूम कर देंगे। अभी वो बॉर्डर पे होल्ड उनको किया हुआ है, तो ये बोल रहे हैं कि हम दोबारा से दिल्ली में घुसेंगे, हम प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। तो ये थे कुछ आज के टॉपिक्स के। तो आज का हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैं हर दिन आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आता हूँ, मैं जो भी आपको समझाता हूँ करंट अफेयर्स में। तो आपका सवाल है, इन इंडिया डिसगाइज्ड एम्प्लॉय इज फाउंड इन व्हिच सेक्टर। अब डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट होता क्या है? ये ऐसा एम्प्लॉयमेंट है जहाँ पे, अब सपोज करो कि हमें ज़रूरत है किसी एक लेबर की और हमारे पास 10 लेबर मौजूद हो। इस तरह के जो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं ना, इसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉय कहते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है? ऑब्वियसली एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो ये थे आज के आपका सेशन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।